नमस्कार, कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और एक बार फिर कोविड संबंधित इंटरव्यूज की श्रृंखला में हम एक और प्रसिद्ध हस्ती को आपके समक्ष लेकर आए हैं। मेरे साथ आज जुड़ रही हैं डॉक्टर गगनदीप कांग, जो प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी की क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में, और इनका इंट्रोडक्शन यहीं पर खत्म नहीं होता है। ये भारत की पहली महिला वैज्ञानिक हैं जो यूके की रॉयल सोसाइटी की फेलो बनी, और साथ ही साथ अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई गई मेडिकल ऑक्सीजन का जो क्राइसिस था कोविड के दौरान, और डॉक्टर कांग उसकी मेंबर भी हैं। डॉक्टर कांग, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपको बहुत सारे चैनल्स पर देख रहे हैं और हम जानते हैं कि इस समय भारत में इस समय सुबह 8:30 बजे जब हमको आप ये इंटरव्यू दे रही हैं, तो मैं जानता हूं कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर कांग, मैं शुरू करूंगा। आप वैक्सीनेशन की पॉलिसी पर काफी सारे राज्यों को एडवाइस कर रही हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे। तो मेरा पहला सवाल आपसे जो लैंसेट की अभी सबसे रीसेंट स्टडी आई है उसको लेकर है। लैंसेट की जो सबसे रीसेंट स्टडी आई है वो ये बता रही है कि जो भारत से वेरिएंट गया है, जैसे हम डेल्टा वेरिएंट कह रहे हैं अब, जब वहां पर एक फाइजर का शॉट, फाइजर वैक्सीन जो कि हमारे कोविशील्ड और कोवैक्सीन से बेहतर टेक्नोलॉजी मानी जाती है, कि जब एक शॉट फाइजर का दिया जाता है तो उससे 32% इम्यूनिटी बन रही है लोगों में एक शॉट के बाद। जहां ओरिजिनल जो वायरस जो आया था वुहान से, उसके खिलाफ ये इम्यूनिटी 79% है, 79% है। और जो एक और अल्फा वेरिएंट है उसके खिलाफ 50% है। और डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन के हिसाब से कम 50% होनी भी चाहिए। तो जो ये नई स्टडी आई है ये बोल रही है कि अगर फाइजर का केवल एक शॉट लगता है तो जो भारत में वेरिएंट फैला हुआ है उसके खिलाफ केवल 32% इम्यूनिटी है। ये जो एविडेंस आया है, इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि कोविशील्ड के संदर्भ में या कोवैक्सीन के संदर्भ में यह आंकड़ा इससे कम भी हो सकता है। मोटा मोटा अगर यह मान ले कि 50% से वो आंकड़ा कम होगा, तो अगर हम ये अजम्पशन लेकर चले तो जो भारत सरकार का ये जो 12 से 16 हफ्ते का अंतराल है पहली और दूसरी वैक्सीन के बीच, ये अब आप इसको कितने जस्टिफाइबल मानती हैं, या आप मानती हैं कि इस अंतराल को कम कर देना चाहिए? हमें जो ये लैंसेट में स्टडी आई है उसे देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने स्टडी की थी और ये देखा था कि फाइजर की वैक्सीन कैसे काम कर रही है और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड जो भारत में है ये कैसे काम कर रही है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि किस चीज से सुरक्षा दे रही है वैक्सीन। पहले तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन को रोक सकती है या नहीं। दूसरी बात ये देखना चाहिए कि वैक्सीन सिम्टोमेटिक इलनेस मतलब बीमारी रोक सकती है या नहीं। फिर देखना चाहिए कि ये सिवियर डिजीज खतरनाक बीमारी को रोकती है या नहीं। तो अभी जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि सिम्टोमेटिक इलनेस से कितनी सुरक्षा मिल रही है फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ। तो बिल्कुल लग रहा है कि एस्ट्राजेनेका कम रक्षा करती है और फाइजर ज्यादा, पर इसमें कोई सिवियर इलनेस की कैटेगराइजेशन नहीं है। तो हमें ये नहीं पता है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कैसे काम करती है हमें सुरक्षित रखने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि दूसरी वैक्सीन दूसरी जगहों में कैसे काम करती हैं। और ये साफ हमें पता है कि जब हम देखेंगे कि बीमारी है या नहीं, खतरनाक बीमारी है या नहीं, तो सारी वैक्सीन हमें ज्यादा प्रोटेक्शन, ज्यादा सुरक्षा देती हैं खतरनाक बीमारी से, इन्फेक्शन और माइल्ड, हाँ। सिम्टोमेटिक इलनेस से नहीं। तो भारत में ये वैक्सीन कैसे काम कर रही है ये तो अभी तक हमें पता नहीं है। और आईसीएमआर ने एक स्टडी की शुरुआत की है अभी,
तो हमें ये भी देखना चाहिए कि यूके में जब ये एनालिसिस किया गया था तो वहां पे ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुई, पहले इन्फेक्शन नहीं हुई है, इन्हें वैक्सीन मिली है। भारत में हम ये जानते हैं कि अगर हम शहरों में देखें तो वहां पे इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को हो गई है। जो सीरो सर्वेस किए गए हैं उनमें दिखाई दे रहा है कि दिल्ली मुंबई में 50% लोगों को एक्सपोजर हो गया है, इन्फेक्शन हो गई है। दूसरी जगहों में शायद कम है, 20। तो अगर देखें कि जिन लोगों को एक डोज मिल गया है तो उनमें जो प्रोटेक्शन यूके में मिलती है एक डोज के साथ, वही प्रोटेक्शन भारत में मिलेगी या नहीं, या उससे ज्यादा मिलेगी? जानते नहीं है। क्योंकि अगर एक्सपोजर पहले हुआ है इन्फेक्शन के साथ, ऐसा होता है कि जैसे कि पहला डोज वैक्सीन का दूसरा डोज के माफिक रहता है, तो शायद प्रोटेक्शन ज्यादा होगी, ये देखना पड़े। जी, मैंने डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी का इंटरव्यू किया कुछ दिन पहले। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि यदि आपको एक बार इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया है और आपने एक शॉट ले लिया वैक्सीन का, तो क्या इसको हम 2 वैक्सीन मान सकते हैं या नहीं? तो इससे पहले मैं उनका जवाब आपको बताऊं, आप अपना जवाब बताएं इसकी तरफ। तो मेरी समझ में, और डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी पब्लिक हेल्थ फिजिशियन है पर कार्डियोलॉजिस्ट है, और मैं वैक्सीन पे 20 साल से काम कर रही हूँ, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन का, ये ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, अगर हम रक्षा देखें, कैसी रक्षा होती है, 2 डोजेस वैक्सीन की और 1 डोज वैक्सीन की और इन्फेक्शन के साथ, तो इससे हमें ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं। और अगर हम ये समझें कि एंटीबॉडीज हमें सुरक्षित रखती हैं, तब इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन की कॉम्बिनेशन अच्छी रहती है। अच्छा। और पिछले 2-3 दिनों में भारत में 2 पेपर्स प्रीप्रिंट के फॉर्म में आए हैं, वहां पे भी दिखाया गया है कि अगर आपको इन्फेक्शन है और 1 डोज वैक्सीन की मिली है तो आप ज्यादा एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप जवाब दे रही हैं। तो हालांकि ये सवाल मेरी लिस्ट में नहीं था, पर अब मैं आपको और प्रोब करूंगा इस पर, क्योंकि जैसे मैं अपने परिवार की बात करूं तो जैसे हम में से काफी लोगों को पिछले साल सितंबर अक्टूबर में इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन वैक्सीन फिर हमने लगवाई अभी अप्रैल मई में। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि वैक्सीन के बीच में जो गैप है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, 12 से 16 हफ्ते या 8 से 12 हफ्ते, जो भी सरकार की पॉलिसी उस समय रहती, लेकिन संक्रमण मान लीजिए आपको पिछले साल कभी हुआ हो, अक्टूबर नवंबर के महीने में, सितंबर के महीने में, पहली वेव के दौरान, और वैक्सीन आपने अब लगवाया हो, तो क्या जो एफिकेसी है उसका रिलेशनशिप इस अंतराल में के से भी है? या कितना भी अंतराल हो, अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया हो, फिर चाहे आपने 1 साल बाद भी दूसरी एक वैक्सीन ली हो, तो वो 2 वैक्सीन का ही काम करेगा? हमें अपने इम्यून सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए। और अगर हम देखें कि वैक्सीन और के 2 डोजेस के बीच सबसे अच्छा अंतराल कितना है, तो 4 या 6 महीने है। अच्छा। तो अभी जो हम 8 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 12 हफ्ते कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम के लिए सही रहता है। उन्हें जो वैक्सीनेशन करना है एक कुछ डिफाइंड पीरियड में कवर करना है, इसलिए हम रखते हैं। पर ये नहीं होता है कि इन्फेक्शन अभी हो गया, 6 महीने के बाद हमने वैक्सीनेशन लगवाया है और इन्फेक्शन का कोई असर ना हो। अच्छा। इन्फेक्शन का असर सालों भर रहता है, मतलब पॉजिटिव असर आपकी बॉडी की प्रिपेयर्डनेस पे इन्फेक्शन को फाइट करने। पॉजिटिव असर रहता है। और वैक्सीनेशन के लिए भी हमें ये इंतराल जब हम देखते हैं तो ये देखना चाहिए कि कितना हम ये जो डोजेस रहते हैं कितना हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकें, क्योंकि जितना कर सकते हैं
उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमें समय मिलता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स की शुरुआत हुई है उसको मैच्योर हो जाए, उसके बाद दूसरा डोज बूस्टिंग के लिए देते हैं। पर हमें ज्यादातर इतना टाइम नहीं मिलता है, जी क्योंकि हमें बैलेंस करना पड़ता है कि ये इम्यून सिस्टम का असर पूरा उसका एडवांटेज ले ले, और दूसरी तरफ ये देखना चाहिए कि इन्फेक्शन कब होगी। तो बहुत जी जी जी, सॉरी बोलिए। नहीं, आप नहीं, पूछिए। मैं वही कह रहा था, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई दो। पहले इसके पहले मैं समराइज करूं, डॉक्टर रेड्डी का जो जवाब था वो लगभग ऐसा ही था, बस उन्होंने एक कैवियाट किया था कि हमें जब इन्फेक्शन होता है तो वायरल लोड का हमें क्योंकि आइडिया नहीं होता, और वैक्सीन में वायरल लोड स्टैंडर्डाइज्ड होता है, हमें पता होता है हम कितनी मात्रा में दे रहे हैं, इसलिए इन्फेक्शन को एक वैक्सीन मानने में जरा सा ये रिस्क है कि अगर आपको कम वायरल लोड लगा हो इन्फेक्शन के दौरान, तो शायद उसकी जो इम्यूनिटी वो प्रोवाइड करेगा वो वैक्सीन से एक कम भी हो सकती है। तो इस बात पर बिल्कुल आप कुछ। सही कहा है, पर कभी ज्यादा भी हो सकती है। जी और जो कॉम्बिनेशन रहती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है तो आप अब सुरक्षित है। हम जानते हैं कि जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हुई है, कम हुई है, सिवियर इलनेस हुई है, उससे हमें 80% प्रोटेक्शन मिलती है 6-7 महीनों के लिए। जी पर ये हमें नहीं पता है कि ये सारे वेरिएंट्स एक समान हैं या नहीं। बिल्कुल। तो ये हमें अलग से देखना पड़ेगा। पर जो वेरिएंट्स पहले थे उनसे लग रहा है कि जो इन्फेक्शन से सुरक्षा मिलती है वो अच्छी सुरक्षा है, वैक्सीनेशन की तरह है। अगर हम ये देखें कि डेल्टा वेरिएंट में ऐसा होता है नहीं, तो उसके लिए वो अलग अलग स्टडी चीज है। करनी पड़ेगी। तो जिनको पहली वेव में हुआ था इन्फेक्शन, वो अब भी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ शायद उतने प्रोटेक्टेड नहीं होंगे बनिस्बत जो ओरिजिनल स्ट्रेन था उसके। यही कह रही हैं आप? कुछ सुरक्षा तो रहेगी, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल, सारे स्ट्रेन्स रिलेटेड है। सब आपस भाई बहन है। तो आपने दो इंपॉर्टेंट बातें बोली इस सवाल के जवाब में। आपने कहा कि, और ये एक नया मेरे लिए भी कंक्लूजन मैं सुन रहा हूं, कि वैक्सीन प्लस इन्फेक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं आप जो बता रही हैं, और जो आप कह रही हैं, दो पेपर प्री प्रिंट में है, मतलब अभी छपे नहीं है, अभी वो रिव्यू होंगे, पर जो इनिशियल एविडेंस ये आ रहा है कि वैक्सीन प्लस इन्फेक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो दो वैक्सीन से ज्यादा कुशल हो सकता है। दूसरी बात आपने ये बोली कि एज पब्लिक हेल्थ पीपल, आपके खिलाफ, आपके पास दो ट्रेड ऑफ हैं कि आप पहले तो बॉडी को आपके अनुसार दो वैक्सीन के बीच में 4 से 6 महीने का अंतराल मिलना चाहिए, ताकि पहले वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स है वो इतना परिपक्व हो जाए कि फिर दूसरा वैक्सीन उसको और अच्छे से मजबूत कर पाए। लेकिन साथ ही साथ एक और चैलेंज है कि हमें लोगों को सुरक्षित जल्द से जल्द करना है कोविड से, तो इसलिए ये अंतराल एक बैलेंस बनाया जाता है कि ज्यादा कम भी ना हो और 4 से 6 महीने जितना लंबा भी ना हो। यह आपने दो बहुत अहम बातें बताई। डॉक्टर कांग, मैं आगे बढ़ता हूं, और जैसा कि मैंने कहा कि आप वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर इतनी इन्वॉल्व है अलग अलग राज्यों के साथ, तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास कि आज की तारीख या कल जो मैंने लास्ट नंबर्स क्रंच किए थे, जो छोटे राज्य हैं जैसे कि गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, वहां पर अगर हम अनुपात देखें तो प्रति 1000 व्यक्ति तकरीबन 400 से 600 शॉट लग चुके हैं। 400 से 600 व्यक्ति वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, कुल शॉट लगे हैं। और ये जो रेशियो है बड़े राज्यों के लिए, यूपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, ये 100 से 150 के बीच में है सिर्फ अभी। तो बहुत गैप है। छोटे राज्य जहां आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि कम संख्या है, लेकिन उनका रेशियो ज्यादा है बनिस्बत जो बड़े स्टेट हैं। तो क्या आपको ये आंकड़े चिंतित करते हैं, और आपके अनुसार इसके पीछे कारण क्या है? ये हमें देखना पड़ेगा, पर ज्यादातर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कम रहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाती है। तो जो छोटे राज्य हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कम है, और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से वैक्सीन दिलवा सकता है। अगर हम बड़े राज्यों को देखें, अभी क्या हो रहा है,
जब डोजेस आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास इतने डोजेस आएंगे अबव 45 एज ग्रुप के लिए और इतने डोजेस आएंगे बिलो 45 एज ग्रुप के लिए, और वो आपको खरीदने पड़ेंगे जी। उसके लिए आपको नेगोशिएशन करनी होगी कंपनी के साथ। फिर डोजेस को आने में भी बैचेस में आते हैं। आज 3 लाख डोज आ गए, 2 हफ्ते बाद 4 लाख डोजेस आएंगे, और हर एक वक्त जब डोजेस की असाइनमेंट होती है तो प्लानिंग करनी पड़ती है। और अगर ये डोजेस को ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तब दिक्कत होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जब भी डोजेस देने होंगे ये देखना पड़ता है कि हम 100 लोग कहाँ से ले आए, या 10 लोग एक वायर खोलनी है तो 10 लोग कहाँ से लाए। कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, और ये सब देखने के बाद ही बड़े राज्य ये डोजेस दे सकते हैं। और उनमें ये भी देखना होता है कि उनके बहुत सारे पॉकेट्स रहते हैं जहाँ पे लोगों को आसान से पहुंच नहीं सकते। तो डॉक्टर कांग, इसमें मैं एक और सवाल जोड़ दूं कि वैक्सीन वेस्टेज को लेके बहुत बातें आ रही हैं, और कुछ राज्यों में तो 30% से ऊपर का ये आंकड़ा आया है कई रिपोर्ट्स में, और आगे से राज्य सरकारों ने ये बोला है कि नहीं, इतनी वेस्टेज नहीं हो रही है, ये आंकड़ा जो केंद्र सरकार दे रही है वो गलत है। तो ये जो पूरा एक संवाद चल रहा है, और कहीं ना कहीं अगर सच्ची में जमीनी स्तर पर ये वेस्टेज हो रही है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर आपका क्या कहना है? जब हम दूसरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को देखते हैं तो 10% वेस्टेज हम कैलकुलेट करते हैं कि इतनी होगी। इस बार जो हम देख रहे हैं ये 10% से ज्यादातर कम है, और जिन राज्यों को 30% से ज्यादा वेस्टेज का लेबल लगाया हुआ है उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये आपके डेटाबेसेस में कोई प्रॉब्लम्स हैं इनको देखना चाहिए। और ऐसा हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डेटा सिस्टम जो हैं आपस में बात नहीं करते हैं। अच्छा। तो लिंकेज में ये डेटाबेस लिंकेज में कोई प्रॉब्लम्स को सरकार को देखना चाहिए कैसे इनको सॉर्ट आउट कर पाए। तो आपके अनुसार ये जमीनी स्तर पर प्रॉब्लम कम है, जो कि एक राहत की बात होगी, एंड दिस इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा कोऑर्डिनेशन ठीक से राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के सिस्टम्स के बीच में नहीं हो पा रहा है, यही कह रहे हैं आप? और ये भी देखना है कि हर वायल जो दी जा रही है इसमें 10 डोजेस रहते हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि केरल जो 10 डोज की वायल से 11वां डोज भी निकाल रहे हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा ओवरेज रहता है, थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है हर वायल में। अच्छा, तो उसमें से वो ज्यादा डोजेस निकाल रहे हैं। तो केरल वो स्टूडेंट है जो 7 में से अगर 6 प्रश्न करने तो 7 के 7 करके आ रहा है अपने एग्जाम। डॉक्टर कांग, अगला सवाल फिर वैक्सीन से जुड़ा हुआ है कि अब पिछले कुछ दिनों में, और ये मीडिया कवरेज भारत में और ग्लोबली भी आ रही है, वैक्सीन इनइक्विटी को लेकर, कि जब से प्राइवेट सेक्टर को ये मिला है परमिशन कि वो वैक्सीन खरीद सकते हैं, और जनरल भी, जैसे आपने कहा कि देखिए प्रशासन कुछ इलाकों में ज्यादा विकसित होता है, कुछ इलाकों में कम, तो ये मान सकते हैं कि शहरी इलाकों में ज्यादा विकसित रहता है प्रशासन, ग्रामीण इलाकों में कम। तो एक डिवाइड समझ में आ रहा है शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में। कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जो वैक्सीनेशन की दरें हैं वो पीछे छूट रही हैं बनिस्बत शहरी इलाकों के, और हम ये भी बात जानते हैं कि जब तक सब वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इस वैक्सीन इन इक्विटी पर आपका क्या कहना है? और मैं एक और बात डॉक्टर कांग इसमें जोड़ दूं कि देखिए, जब हमने पोलियो वैक्सीनेशन किया था तब उस समय हमारे पास ऐसे सिस्टम्स थे कि जहां तक मुझे याद है हम 1 करोड़ की संख्या तक जा रहे थे रोजाना। तो आज वो गति क्यों नहीं आ पा रही है? तो इन दोनों सवालों को अगर आप जोड़ के जवाब दे पाए। पहले इनइक्विटी की बात करते हैं, और बिल्कुल इनइक्विटी ये तो सारे विश्व में हो रही है, जहाँ पे अमीर देशों को वैक्सीन मिल रही है और गरीब देशों में अभी तक
कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीन पहुंची ही नहीं। जी। तो हमने सोचा था कि भारत में हमारी अपनी कंपनीज हैं तो हमें डोजेस मिल जाएंगे वैक्सीन के, और ऐसा नहीं हुआ है। सप्लाई में कुछ दिक्कत हो रही है, सप्लाई बहुत कम है, और हमें बिल्कुल 1 करोड़ लोगों को हर दिन वैक्सीनेट करना चाहिए, पर सप्लाई ही नहीं है तो कैसे दे पाएंगे। अभी तक 2.5 लाख लोग की को वैक्सीनेट कर रहे हैं आजकल, और इसको हमें जरूर 30 लाख प्रतिदिन, सॉरी 25 लाख। हाँ पिछले कुछ दिनों में 30 लाख क्रॉस हो गया है, तो हाँ जी, नहीं बट हाँ 25-30 लाख के बीच में है। जी जी या सॉरी, सो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, जी। पर सप्लाई के बिना बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। पर इनइक्विटी की बात जो है, ये जो कोविन ऐप के साथ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी बनाया गया है, इसके साथ डिजिटल डिवाइड तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन पहुंच ही नहीं रही है, और पहुंच रही है तो शहर से लोग जाके वैक्सीन वहां पे ले रहे हैं। तो अच्छा। इसको हमें देखना पड़ेगा। हाँ, पोस्ट कोड लगा रहे हैं, और ग्रामीण इलाकों के पोस्ट कोड लेके लगाकर वहां पे वैक्सीन बुक कर रहे हैं, और जो लोग वहां पे रहते हैं उनको पता भी नहीं है कि उनके पास वैक्सीन है। तो जब वहां पहुंचते हैं तो उनको वैक्सीनेशन नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और सरकार को ये मॉनिटर करना चाहिए कि कवरेज कैसे हो रही है, और ये एक्विजिशन ऑफ डोजेस नहीं होना चाहिए। और मेरी समझ में जब ये वैक्सीनेशन पब्लिक हेल्थ सिस्टम से की जा रही है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से की जा रही है, तो ऐसा प्राइवेट सेक्टर में देना सही नहीं रहता है। पर सरकार ने ये डिसीजन अब बनाया है, और हमें देखना पड़ेगा कि क्या कर पाएंगे। पर ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पहले कभी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में टीके देते हैं, कभी किसी भी प्रोग्राम में कोई चार्ज नहीं रहा जी। और अभी हालांकि केंद्र सरकारें और ज्यादातर राज्य सरकारें फ्री में ही दे रही हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर कान की, काफी स्तरों पर इनइक्विटी है कि पहले तो अमीर देश गरीब देश, फिर हमारे जैसा एक जो जिसे मिडिल इनकम कंट्री बोलते हैं, मध्य आय का एक देश, उसके अंदर ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में अपनी इनइक्विटी है। और आप कह रही हैं कि एक तो प्रशासन तो कारण है ही, साथ में जो एक ये ऐप आई है बीच में, तो जो डिजिटल डिवाइड आया है कि जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं शायद उनको इतनी नॉलेज नहीं है या इतने पारंगत नहीं है इन सब चीजों को करने में, तो इतनी देर में कि वो समझे कि आई है वैक्सीनेशन और हमें रजिस्टर करना है, उतने में कोई बाजू का शहर वाला रजिस्टर करके गांव में आके वैक्सीन लेके वो लोग जा रहे हैं। तो ये सिस्टम पर सरकार को ध्यान देना होगा। ठीक है, तो डॉक्टर कांग मेरा अगला सवाल है कि बहुत बज़ हो रही है अब तीसरी वेव की। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार सब कह रहे हैं हम तीसरी वेव के लिए तैयार हैं। दिल्ली ने तो ये तक कहा है कि देखिए 28,000 तक की पीक आई थी इस बार, अगली बार ये पीक और ज्यादा हो सकती है, तो हम उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपका कोई ऐसा मॉडल है जिसके अनुसार आप ये गेस कर सकती हैं कि ये वेव कब आएगी? तो जब हम देखें कि कोरोना वायरसेस कैसे आते और जाते हैं, तो हर साल कोरोना वायरस इन्फेक्शंस हो जाती हैं सर्दी के समय, और ये इन्फ्लुएंजा भी उसी वक्त होता है। तो जी। सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते हैं उस वक्त होते हैं, तो होना चाहिए। थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, ये हो जाएगा। आप पर कह रही हैं कि विंटर में इस विंटर में हम तैयार रहें, इस सर्दी के मौसम में? विंटर में हमें तैयार रहना चाहिए। जो अगर हम तब तक बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट कर लें,
तो ये लहर का असर इतना ज्यादा नहीं होगा। पर ये भी देखना पड़ेगा कि कोई नया वेरिएंट नहीं निकलता है, क्योंकि अगर नया वेरिएंट निकला तब बहुत सारे लोगों को, अगर वैक्सीन सुरक्षित नहीं रखती है तो इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये देखना पड़ेगा कि कितने लोगों को वैक्सीनेट कर लें और कितने वेरिएंट्स को हम बहुत ही जल्द डिटेक्ट कर लें और रोक पाए। पिछली बार हम ये नहीं कर पाए थे। इस बार अगर सीक्वेंसिंग का हमारा सिस्टम अच्छे से चल रहा है तो शायद हो जाए। तो तीसरी वेव आने का अंदेशा है, लेकिन आप कह रही हैं कि अगर हमने सही, और बहुत बड़ा अगर है, अगर हमने सही संख्या में वैक्सीनेट तब तक लोगों को कर लिया तो वो कम घातक साबित हो सकती है। लेकिन आप ये भी कह रही हैं कि वेरिएंट्स का डर बना रहेगा, और जैसा कि मैंने भी अपने एक शो में बताया था कि हर व्यक्ति के अंदर जब वायरस घुसता है तो एक नया प्लेटफॉर्म उसको मिलता है अपना एक म्यूटेशन करने का। तो इसलिए वायरस को रोकने का एक और इंसेंटिव ये है कि आपके अंदर कोई म्यूटेशन ना बन जाए जिससे आगे और लोगों को नुकसान हो। तो मेरा अगला सवाल, और अब आखिरी कुछ सवाल ही रह गए डॉक्टर कांग, कि इस तीसरे वेव को लेकर एक बहुत चर्चा हो रही है कि ये बच्चों को असर करेगी। तो मैंने तो कोई ऐसा एविडेंस देखा नहीं कि ऐसा कोई पेपर आया हो। ये बस एक, जहां तक मेरे को समझ में आ रही है कि अभी तक बच्चे क्योंकि सुरक्षित थे, तो एक लॉजिकल एक इसका एक्सटेंशन है कि चलिए अब अगला टारगेट बच्चे होंगे। तो इसमें ये जो एक बात कही जा रही है, इसमें कितना विज्ञान है और कितनी अफवाह है? ये गलत फहमी है कि बच्चों पे ज्यादा असर होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस विश्वास के लिए कोई बेसिस ही नहीं है। पहली लहर में, दूसरी वेव में बच्चों की इन्फेक्शंस हुई हैं, पर बच्चों में ज्यादातर सीरियस इन्फेक्शन नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, हम्म। हो जाती हैं पर बहुत ही रेयर है। और एक स्पेसिफिक कंडीशन, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन, ये बहुत ही सीरियस है। पर दूसरी जो इन्फेक्शंस बच्चों को होती हैं, ज्यादातर उनके ज्यादा असर नहीं होता है। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस रहती हैं या माइल्ड इन्फेक्शंस रहती हैं। और अगर अगर हम देखें कि मैंने कुछ फिगर्स देखे हुए हैं कि अगर बच्चों को देखें और अडल्ट्स को देखें तो बच्चों की इन्फेक्शंस जो है वो 0.3% है ऑफ अच्छा, ऑल। मतलब 1% का भी तीसरा हिस्सा, या हाँ, ठीक। अम, अच्छा, तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, तो आप इस बात से अग्री कर रही हैं कि इस बात में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि जो तीसरी वेव आएगी या जो चौथी वेव आएगी, और हम तो आशा करते हैं कि कोई वेव ना आए, पर अगर आएगी तो इसका ज्यादा असर बच्चों पर हो। इसका बच्चों को इन्फेक्शंस होंगी, हम्म। पर ज्यादा सीरियस इन्फेक्शंस क्यों होंगी इस जी, बार? तो मेरा ये कहना है कि जो प्रशासन इतनी जोर शोर से अब तैयारी कर रहे हैं कि ये समझ के कि अगला जो वेव जो है वो बच्चों को हिट करेगा, अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन उनको आम समय पर भी इन चीजों पर ध्यान बराबर देते रहना चाहिए। और अच्छी बात है कि तैयार हैं इस पूरे सिस्टम को लेकर। जब तीसरी वेव आएगी तो हम उससे बेहतर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर कांग, कि हम जो भारत में वैक्सीन यूज कर रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये जिसे हम कहते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक वायरस का एक टुकड़ा या एक मरा हुआ वायरस आपके अंदर या एक कमजोर वायरस आपके अंदर डाल दिया जाता है और उसका रिएक्शन आपकी बॉडी देती है, तो बॉडी की एक ट्रेनिंग हो जाती है कि जब एक्चुअल वायरस आएगा तो एक बॉडी तैयार रहती है कि अच्छा, हमने ये रिस्क पहले देखा हुआ है, हमें पता है कैसे फाइट करना है। लेकिन अब जो ये फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की बात हो रही है, जो अमेरिका से खासकर जो आ रही है, ये एमआरएनए वैक्सीन है, ये नई टेक्नोलॉजी है और ये बेहतर टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जब बात करती हैं कि वेरिएंट्स को लेकर
कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन की जो कुशलता है कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखती है वेरिएंट्स को लेकर। क्या ये कुशलता एमआरएनए वैक्सीन की भी कम होंगी नए वेरिएंट्स के साथ, या एमआरएनए जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी सुपीरियर है कि कितना भी म्यूटेशन हो जाए वो उतनी ही कुशल रहेंगी? ये हम अभी तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कितने वेरिएंट्स आएंगे और वो कैसे इन्फेक्शंस, उनके साथ कैसी इन्फेक्शंस होंगी। अभी तो लग रहा है कि जो mRNA वैक्सीन्स हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स हम देखते हैं उनके साथ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ज्यादा बनती हैं। जी। तो अगर वेरिएंट्स आते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स हमने बनाया है बिल्कुल ही काम नहीं करता है। ऐसा होता है कि कुछ वेरिएंट्स के लिए हमें 2 गुना ज्यादा या 5 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ती है, और mRNA वैक्सीन इतनी एंटीबॉडीज बनवाती हैं कि इससे कोई असर नहीं होता है जिन लोगों ने mRNA वैक्सीन की है। एस्ट्राजेनेका, दूसरी वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है उनमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कम बनती हैं। पर हमें ये भी देखना चाहिए कि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि एंटीबॉडीज ही हमें सुरक्षित रखती हैं या कोई और इम्यून रिस्पॉन्स भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि सेल्यूलर इम्यूनिटी, टी सेल्स और बी सेल्स। हाँ, वो अलग से देखना पड़ेगा। और उसे बहुत सारे लोगों में देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये हाई थ्रूपुट मेथड नहीं है। इनको इन पर रिसर्च करना कुछ ही लोगों पे कर सकते हैं। एंटीबॉडीज पे जो टेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें हजारों सैंपल्स टेस्ट कर सकते हैं, पर टी सेल्स को अगर देखना होता है तो 100 लोगों में भी देखना बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा लगता है डॉक्टर कांग की वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अभी बहुत सारी रिसर्च करनी, बहुत सारे मुद्दों पर बाकी है। लेकिन इस समय जब वैज्ञानिक ये रिसर्च कर रहे हैं, आम नागरिकों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, का ये धर्म है कि अगर वैक्सीन उपलब्ध है आपके आसपास और आपने नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर कांग, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि अगली बार, और हम अगली बार आपको जरूर बुलाएंगे, आप ललन टॉप पर पहले भी आई हैं और आगे भी हम आपको परेशान करेंगे। आशा करते हैं कि जब आगे हम आपको बुलाएं तब तक माहौल और बेहतर हो चुका हो, स्थिति और नियंत्रण में आ चुकी हो और हम कुछ और सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा कर सकें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द ललन टॉप चैनल।